तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि। और ये भी सब आप स्टूडेंट जानते होंगे कि मेरी ये साइंस की ऑफलाइन की पहली क्लास है यूट्यूब पे। इससे पहले मैंने साइंस का कोई लेक्चर नहीं गिरा ऑफलाइन का मोस्टली। तो ये मेरा पहला लेक्चर होगा ऑफलाइन के, मतलब ऑफलाइन संस्थान का और साइंस के क्षेत्र का पहला लेक्चर। ठीक है, बाकी तो इस पर बहुत पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के पढ़े हुए हैं, एनवायरनमेंट के पढ़े हुए हैं, एक दो हिंदी के भी हैं, है ना, और पॉलिटी के बहुत लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन ये साइंस के क्षेत्र का पहला लेक्चर होगा, है ना। तो ध्यान से सुनना है, इस टॉपिक पर मैं पूरी तरीके से चर्चा करूँगा। तो एक एक कंसेप्ट को बस ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि सुनने से ही ये कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये एक ऐसा टॉपिक भी है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है बेसिक, जो चाहे आर्ट साइड का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, हाई स्कूल की बायोलॉजी की किताब में ये सबने पढ़ा है ना। ये वो पीयूष ग्रंथि है। तो देखिए ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो इसका नाम देख लें, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चूँकि हम बॉडी पार्ट्स के जो सिस्टम है उसे हम पढ़ रहे हैं वर्तमान लेक्चर में। ठीक है, अब ध्यान ये देना है, पहले तो ये बात याद रखनी है कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट एक क्लास में भी बताया। तो ध्यान देंगे, पीयूष ग्रंथि को यानी कि एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो याद रखना, पिट्यूटरी, है ना। हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता, पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। इसके बाद याद रखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की मोस्टली ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होती हैं बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो उसी पैनल को ध्यान में रखते हुए ये जो पीयूष ग्रंथि है, तो ये सबसे पहले आपको याद रखनी है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। ये तो एक पहला बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए कि ये जो आती है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सवाल तो एग्जाम में सीधा भी पूछा जाता कई बार। तो एक तो हमारा ये क्लियर हुआ, अंतःस्रावी ग्रंथि है, कभी गलती से बहिस्रावी कर दो। अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसा कि मैं पहले भी और पार्ट्सों में भी बता चुका, तो इसे याद रखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि वो से कहते हैं जो नलिका विहीन होती हैं और जो अपना उत्पाद डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं। यानी कि इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उनसे निकलने वाला जो लिक्विड होता है, जो उनसे निकलने वाला हार्मोन, जो उनसे निकलने वाला उत्पाद होता है, उसे हार्मोन कहा जाता है। बस इतना याद रखिए, मोस्टली ज़्यादा ना याद रख के इस दो लाइन को आप बढ़िया वे में याद रखो कि अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे कोई पूछता है तो किसे कहते हैं, तो इसमें दो पॉइंट्स आप बहुत बढ़िया करके याद रखें। पहला कि ये तो एक तो नलिका विहीन होती है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि ये जो अपना उत्पाद है, जो भी ये लिक्विड बनाती हैं, वो सीधे ब्लड में डालती हैं। ठीक है, और तीसरा जो इनसे लिक्विड निकलता है, जो इनसे लिक्विड निकलता है, बहुत ध्यान से सुनना, जो इनसे लिक्विड निकलता है वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हुआ सभी के। तो ध्यान देना, उसके बाद जो हमें याद रखना है पीयूष ग्रंथि से क्वेश्चन जो वहाँ पुट होने वाले हैं, तो इसके अगर मैं वेट की बात करूँ तो याद रखना 0.6 ग्राम होता है, यानी कि एक मटर के दाने के बराबर ही होती है। ठीक है, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर की मास्टर ग्रंथि। अच्छा, क्यों कहा जाता है इसे मास्टर ग्रंथि? तो देखिए, इसमें आप एक लाइन अच्छी तरीके से याद रख लो तो क्लियर हो जाएगा। वो ये है, ये कैसी ग्रंथि है, हमने अभी पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर की जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि, इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि, समझ रहे हैं, उन पर कंट्रोल करती है, उन पर कंट्रोल करती है। यानी कि दूसरी भाषा में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है
जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हुए अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना कमांड करती है, इसीलिए इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? तो इतना ही याद रखना, जिससे कि ये मालूम पड़ जाएगा कि इसे क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते होंगे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो मैथ के हिसाब से। ठीक है भाई, कितनी भी छोटी हो लेकिन वो चीज़ अपने आप में कितनी है, 100% है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग, किस भाग से ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं, है ना, तो याद रखना, चूँकि ये 2 पार्टों में बटी हुई है, एक तो अग्रपाली भाग और एक पश्चपाली भाग। ठीक है, और तो याद रखना जो अग्रपाली भाग है पीयूष ग्रंथि का, वो पूरे पीयूष ग्रंथि का कितना है, 3/4। ये आपको याद रखना, कई बार ये बड़े लेवल, कई बार आरआरबी के एग्जाम दे रहे होगे, जब आप रेलवे ग्रुप डी देने जा रहे होगे या रेलवे एनटीपीसी, इस तरीके के क्वेश्चन ही वहाँ डीप लेवल के मिल जाते हैं कई बार, सीधे ना पूछ के। ठीक है, वो पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग बड़ा होता है, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि का अग्रपाली भाग बड़ा होता है, चूँकि वो संपूर्ण पीयूष ग्रंथि के कितना भाग होता है, 3/4। क्लियर? जैसा कि अभी मैंने बताया, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये लिखा हुआ है यहाँ स्पष्टली। ठीक है, और इसी से हमें मालूम पड़ जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालती हैं, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालती हैं, हार्मोन। तो जब हमें ये मालूम पड़ जाता है हार्मोन निकालती हैं, तो फिर सीधी सी बात है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनते हैं कि कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं, नहीं निकलने पर क्या होता है, तो ये सीधे से फैक्ट है। ठीक है, तो ये बात भी याद रख लेनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कई बार कर दे वो एग्जाम में साइंस के क्षेत्र में कि पीयूष ग्रंथि के किस भाग से हार्मोन ज़्यादा निकलता है, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली भाग से हार्मोन ज़्यादा निकलता है। क्लियर? तो अभी जैसा मैंने बताया, ध्यान देंगे, पीयूष ग्रंथि किसको नियंत्रित करती है, अभी मैंने बताया कि ये पूरी, एक तरीके से ये मानिए पूरी मानव की बॉडी को नियंत्रित करती है ना। और ये भी मैंने बताया कि खुद अंतःस्रावी ग्रंथि होते हुए पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी क्या करती है, कमांड करती है। उदाहरण के लिए मैंने 3 ग्रंथि थोड़ी देर पहले भी बताई हैं, याद रखनी है, थायराइड है, इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये अग्नाशय ग्रंथि पर भी कमांड करती है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखनी है, कई बार ये भी सवाल बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि पर मस्तिष्क का कौन सा भाग कमांड करता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी जिसको कहते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कई बार परीक्षा में पूछा है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि मैं पहले भी इस बात को बता चुका। नमस्ते जी। तो देखिए, ध्यान से सुनना है, हाइपोथैलेमस मैंने बताया, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना हाइपोथैलेमस, स्टूडेंट इसको ज़्यादा फोकस से देख लो, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं हर दूसरे तीसरे एग्जाम में, तो इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 पॉइंट याद रखिए। पीयूष ग्रंथि तो हमारे संपूर्ण शरीर पर कमांड कर रही थी, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और पीयूष ग्रंथि पर कौन चीज़ कमांड करती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि पर भी कौन कमांड करता है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग, ये अच्छी तरीके से याद रखना। हमारे शरीर में भूख प्यास, समझ रहे हैं, और लैंगिक क्रियाएं, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, 3 पॉइंट याद रखो सीक्वेंस में। हमारे शरीर में भूख प्यास और लैंगिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला अगर कोई भाग है तो वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ये क्लियर होना चाहिए एकदम, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, कई बार पूछेगा। क्लियर, यानी कि 2 स्टेप जो सामान्य से क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एकदम क्लियर। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो हमारे शरीर पर कंप्लीटली नियंत्रण रखती है, पीयूष, और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है, हाइपोथैलेमस। इतना क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ज़रा ध्यान देंगे कि चूंकि ये निकालती क्या है स्टूडेंट, हार्मोन, तो मैंने अभी बताया इसके 2 पोर्शन थे, 2 भाग थे, ठीक है, एक अग्रपाली और एक पश्चपाली। अग्रपाली से हार्मोन, चूंकि अग्रपाली हिस्सा भी बड़ा है, कितना है, 3/4,
इसी से सबसे ज़्यादा हार्मोन निकलते भी हैं, ये भी क्लियर पहचान हो जानी चाहिए। तो मैं सिर्फ हार्मोनों के नाम लिख रहा हूँ, बाकी उन्हें डिटेल में मैं बताऊँगा, सिर्फ सुनना है ध्यान से, ठीक है। तो इससे निकलने वाला अगर मैं पहले हार्मोन की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है वो है STH, क्लियर। अब ध्यान देना, इससे कितनी चीज़ें याद रखनी है, मात्र एक लाइन आप याद रख लेना इसकी, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, इसका क्या याद रखना कि जो ये STH हार्मोन है इसका पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, क्लियर। और साथ के साथ ये याद रखना है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से निकलता है। तो देखिए ये जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये क्लियर पूछा जा सकता है। तो 2 स्टेप हुए। तीसरे की अगर हम बात करें खींच के कि भाई इससे होता क्या है, तो अगर शरीर में हमारे STH की कमी हो जाती है, इसकी STH की, तो याद रखना स्टूडेंट कि बौनापन, जैसा कि आपने देखा होगा, बौनापन अर्थात लंबाई में कमी, या हड्डियों की लंबाई, हड्डियों का ना बढ़ना, सेम ही बात है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो बौनापन अगर शरीर में होता है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? STH। इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इस पाली से निकलने वाला दूसरा जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है GTH। ज़रा ध्यान रखेंगे, GTH। स्टूडेंट वही बात, पहले स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। पहले तो इसका पूरा नाम याद होना चाहिए अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, बहुत ध्यान से सुनना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इससे जो सवाल पूछा जाएगा वो सीधा ये पूछा जाएगा कि चूंकि ये काम ही एक करता है मानव शरीर में लैंगिक क्रिया के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मानव शरीर में लैंगिक क्रिया के लिए जो जिम्मेदार है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं सभी स्टूडेंट को पूरे फोकस से कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सुन लें ध्यान से, क्योंकि मैं पहली बार ही साइंस की क्लास को यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन मनुष्य में यानी कि हम में अगर लैंगिक क्रिया के लिए जिम्मेदार कोई हार्मोन है तो कौन सा है? GTH। अगर सीधा पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन लैंगिक क्रिया के लिए जिम्मेदार है, और वहाँ सिंपल हार्मोन आपसे खोले गए हों, जैसे कि GTH खोल दिया गया हो, STH खोल दिया गया हो, इसके अलावा और 2 सामान्य हों, जैसे कि ACTH वगैरह खोल दिया गया हो, या फिर STH खोल दिया गया हो, या TSH खोल दिया गया हो, तो उस स्थिति में क्या आंसर करोगे आप? GTH, क्योंकि GTH पहले स्टेप में याद रखना। अब GTH के ही चूंकि 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट, GTH के ही 2 प्रकार हैं। एक को तो कहते हैं हम FSH, एक को तो कहते हैं हम FSH और एक को कहते हैं LH। अब मैं उन स्टूडेंटों को बता दूं जरा, ये जो दोनों प्रकार हैं स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेम इसके लिए हैं, क्योंकि ये तो इसी के प्रकार हैं। अब कितने पैनल हुए जो है लैंगिक कार्य के हार्मोन के? 1 2 3। अब अगर एग्जाम में ये सवाल बन जाए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा हार्मोन लैंगिक क्रिया से संबंधित नहीं है, तो निश्चित रूप से नो डाउट ये पूछा जाएगा। ऑप्शन में यही मिलेंगे आपको, GTH, FSH और LH, और इसके अलावा जो होगा वही नहीं होगा। ये अच्छी तरीके से याद रखना, क्लियर। यहाँ से क्या है, पहले इसका नाम अच्छी तरीके से समझ लेना है। FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया, बहुत ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और इसका जो पूरा नाम होता है आपका, दूसरा प्रकार जो है इसका LH, ल्यूटेंजिंग हार्मोन, ल्यूटेंजिंग हार्मोन, क्लियर। अब क्या है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी बात वही है, यहाँ से पूछा जाए तो भी बात वही है। मैं ये क्लियर स्पष्ट कर दूँ, जो बात मैं यहाँ पे बताऊँगा ना FSH में, वही बात LH में लागू है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ से तो चूंकि ये दोनों प्रकार हैं इसके, तो यहाँ से तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव में लैंगिक क्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो GTH। इसके बाद FSH का क्या कार्य है, तो देखिए सवाल ही है ये जो मैं सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नर में शुक्राणुओं को प्रेरित करने का कार्य अगर कोई हार्मोन करता है तो FSH। मादा में अंडों को प्रेरित करने का अगर कोई हार्मोन प्रेरित करता है तो कौन सा? FSH।
इसके अलावा तीसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन एक सिंपल वे में भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि ये इसी से जुड़े हुए हैं, ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, क्लियर याद रखना। एस्ट्रोजन ये तो होता है मादा सेक्स हार्मोन, जो याद रखना ही रखना है, ठीक है। और एक होता टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये होता है आपका पुरुष सेक्स हार्मोन, क्लियर। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो कभी, फॉर एग्जाम्पल, तो हमेशा कौन सा करोगे फिर? GTH, क्योंकि ये इसी का प्रकार है, ये बिल्कुल याद रखने। कई बार ऐसा हो सकता है FSH ना दे, क्लियर, क्योंकि लैंगिक क्रिया के लिए जिम्मेदार तो ये भी है ना, और ये इसका प्रकार है। तो याद रखना, बस इससे 4 पॉइंट आप याद रखो। अगर पूछा जाता है कि जैसा कि मैं अभी आपसे ही करूँ इन चारों क्वेश्चनों को, तो क्या आंसर दोगे आप? पहला, नर में शुक्राणुओं के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो क्या बताओगे? FSH। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH, क्लियर। मादा में अंडों को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। तो इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद जो हमारा अगला जो हार्मोन है, जो इसी ग्रंथि से निकलता है, अग्रपाली भाग से, तो एक था आपका ACTH। अच्छा, ACTH में थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो A है इसको थोड़ा सा अलग से याद रखो। पहले याद रखो एड्रीनोकोर्टी और कोट्रोफिक हार्मोन, ये इसका पूरा नाम है। ध्यान से फिर से एक बार सुनेंगे, जो स्टूडेंट बाद में आए हैं, इसका नाम है एड्रीनोकोर्टी, इस A से, ठीक है। और इसके बाद है ये कोट्रोफिक और हार्मोन। अच्छा, इसका क्या काम है? सीधा सवाल एक पूछा जाएगा और उसी एक बिंदु को ध्यान से सुन लें। इसकी कमी होने पर क्या प्रभावित होता है, ये पूछा जाएगा। यानी कि मानव शरीर में ACTH, ध्यान से सुनिए सभी, मानव शरीर में ACTH हार्मोन की कमी होने पर क्या होता है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इसकी कमी होने पर जो हमारी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि, कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि, या फिर हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? अधिवृक्क ग्रंथि, नष्ट हो जाती है, क्लियर। तो सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखेंगे। अच्छा, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बस ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली याद रखिए, ये वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर स्थित होती है, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो ACTH भी मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें एक लाइन याद रखने की ज़रूरत है, और आप कंफ्यूज ना हो तो इसमें एक तरीका भी है पकड़ने का। A से क्या बोला था मैंने? एड्रीनोकोर्टी, यानी कि एड्रीनल ग्रंथि, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, एक हार्मोन है जिसका नाम है TSH। ध्यान देना इस पर। देखिए, ये जो TSH है इसका पूरा नाम है स्टूडेंट, अच्छी तरीके से देख लेना है, थायराइड क्लियर स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे तो सीधा सीधा एक सवाल याद रखना है कि जो हमने पीछे लेक्चर में जब थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी, ध्यान देना, तो थायराइड ग्रंथि पर कमांड करने वाला हार्मोन कौन सा आपकी उस ग्रंथि का? TSH। बस इससे इतना याद रखना, एक लाइन याद रखनी है सिर्फ, और ये इसी से भी क्लियर हो जाता है। इस T से भी अगर आप देखोगे ध्यान से, TSH लिखा मैंने, तो TSH का मतलब क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बस, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को कमांड करता है? TSH। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक था हमारा LTH।
तो सबसे पहले तो याद रखेंगे ये जो LTH है, इसका जो पूरा नाम था स्टूडेंट वो था ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। ध्यान से सुनेंगे, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। इसका क्या काम है, अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाए, ध्यान से सुनेंगे, अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाए तो जो गर्भधारण मादा होती हैं उनके अंदर दूध की कमी हो जाती है। ये स्पष्ट याद रखना, और यही सवाल एग्जाम में पूछा भी जाएगा। कैसे पूछा जा सकता है कि किस हार्मोन की शरीर में कमी होने पर, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, किस हार्मोन की शरीर में कमी होने पर मादा के अंदर दूध की कमी हो जाती है। तो क्या कहोगे आप, LTH हार्मोन। अगर LTH ऑप्शन में ना हो और सवाल सेम ही पूछा जाए जो मैंने अभी बताया, तब क्या आंसर दोगे। तो आपने नाम सुने होंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सुना होगा कई बार। वैसे भी आप देखते होंगे ये इंजेक्शन भैंस गाय के भी लगता है कई बार पसाने के लिए, है ना। तो अगर ये बात थोड़ी सी ध्यान देंगे, मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, अगर किसी वजह से एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए, फिर से सुन लें, क्योंकि इससे संबंधित दूसरा लिंक भी बन रहा है कि किस हार्मोन की कमी से होने पर मादा में दूध की कमी हो जाती है, यानी कि मादा के अंदर दूध की कमी हो जाती है, LTH। और LTH ना हो और सवाल सेम पूछा जाए, तब उस स्थिति में आप दूसरा एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो एक था हमारा DJH। अगर मैं DJH की बात करूं, ये भी एक हार्मोन है, वो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम जान लीजिए, डायबेटोजेनिक हार्मोन। ध्यान से सुनिए एक मिनट, डायबेटोजेनिक हार्मोन, यहाँ पे फोकस कर लो पूरा, यहाँ पे डायबेटोजेनिक हार्मोन। इसका मतलब क्या है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है एकदम, और एक ही लाइन याद रखनी है। हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म अर्थात हिंदी में क्या कहा जाता है, उपापचय को कंट्रोल करने वाला अगर कोई हार्मोन है तो कौन सा है, DJH, डायबेटोजेनिक हार्मोन। उपापचय मैं पहले भी कई बार लेक्चर में समझा चुका, इसको आप जान लो अच्छी तरीके से, ये पूछा जाएगा कभी, क्वेश्चन का लेवल तो वास्तव में टफ होएगा, लेकिन ध्यान रखना मेटाबॉलिज्म या फिर लिखा आएगा, देखिए हिंदी में भी मेटाबॉलिज्म लिखा आ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम में ऐसे करके मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर उपापचय लिखा आएगा। कौन सा हार्मोन इसमें जो है सहायक होता है, DJH, ठीक है। इसका मतलब ये है, हमारे सामान्य भाषा में हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर किसी चीज़ का बनना बिगड़ना, ये जो क्रिया होती है, जिसको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में या साइंस की भाषा के क्षेत्र में कहते हैं जैव भू रासायनिक क्रिया, जैव भू रासायनिक क्रिया। बनना किसी चीज़ का बिगड़ना वो होती है उपापचय। तो DJH याद रखिए। एक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा साइड से बता दूं इसे, एक होता MSH, इससे साइड से क्वेश्चन तो RRB रेलवे वगैरह में भी दबा के बने हैं, लेकिन MSH क्या है तब आपके समझ में आएगा। आपने एक मेलाटोनिन नाम सुना होगा, कई बार किताबों में भी पढ़े होंगे, मेलाटोनिन पढ़े हैं, जिसके कारण हमारे शरीर का रंग होता है, किसी का रंग काला, किसी का रंग गोरा, किसी का रंग सांवला, किसके कारण होता है, मेलाटोनिन के कारण, ठीक है। तो MSH भी एक ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है, ध्यान देना है इस बात पर, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो थोड़ा ध्यान देंगे, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे सिर्फ इतना याद रखें, ये क्या काम करता है कि जो हमारे अंदर त्वचा में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है जिसका नाम है मेलानिन। ध्यान से सुनिए, मेलानिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर का रंग किस वर्णक या पिगमेंट, एक ही बात है, के ऊपर निर्भर करता है, तो आप क्या कहोगे, मेलानिन। तो ये जो MSH हार्मोन है, ये क्या काम करता है, मेलानिन वर्णक को फैलाकर, जो मेलानिन वर्णक है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर का कलर होता है कैसा ही भी, उसको फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करता है।
इसका काम सिर्फ इतना। अगर एग्जाम में पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन हमारे शरीर के कलर से संबंधित है, कलर यानी कि किसी का कलर वाइट होना या फिर ब्लैक होना या फिर सांवला होना, इस तरीके से, तो कौन सा हार्मोन है, MSH, मेलेनो, इसका पूरा नाम है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, फाइनली याद रखना इसका काम क्या होता है। इसका काम है जो हमारे अंदर एक मेलानिन वर्णक होता है ना, मेलानिन वर्णक को फैलाकर त्वचा के रंग को गहरा करना, सिर्फ इतना। इसके बाद ये तो पढ़े थे हमने, वैसे भी देख लिए थे जो अग्रपाली से निकले। स्टूडेंट पश्चपाली से सिर्फ 2 हार्मोन मोस्टली याद रखने हैं आपको। भाई ये तो अग्रपाली से निकले, ध्यान रखेंगे पश्चपाली से निकलने वाले कौन से 2 हार्मोन याद रखने हैं बस, जो मस्तिष्क की पश्चपाली से निकले। तो एक तो हेडिंग डालने ADH, हेडिंग डाल लीजिए सभी ADH, क्योंकि फिर हम इसे फिनिश कर रहे हैं एकदम पॉइंट को। ADH, और स्टूडेंट इसे ध्यान से देख लेना, ADH जो है ये पश्चपाली से निकलता है कभी, क्योंकि अब इतना आपके सीक्वेंस समझ में आ जाना चाहिए कि भी भविष्य में ये क्वेश्चन बन जाए, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से निकलता है, वो ऐसा पूछेगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 4 ऑप्शन में से कौन सा पश्चपाली से निकलता है। क्लियर? तो ये सबसे पहला लिख लें ADH, क्योंकि इससे 2 ही याद रखने हैं आपको, ADH। सबसे पहले इसमें इतना लिख लें कि ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है। जानकारी के लिए बिल्कुल पहले लिखेंगे ADH हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है, और इसका पूरा नाम लिख लेना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम अवश्य लिख लेंगे, एंटी डायूरेटिक। अभी बताता हूँ, 1 मिनट। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, देखिए इसका पूरा नाम भी लिख लें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? मैंने सिर्फ अभी इतना बताया है कि ADH हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है, 1 पॉइंट। क्लियर? दूसरा ये बताया है, ध्यान से सुन लीजिए सभी, जो दूसरा बताया है कि ADH का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, ADH का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर हुआ इतना सभी के? अरे क्लियर? अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, इसका कार्य क्या है। भाई सीधी सी बात है, इसका कार्य क्या वो पूछेगा एग्जाम में। अब चाहे एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, तो आपने देखा होगा हमारे साथ ये क्रिया होती है, लेकिन हम मोस्टली साइंस की भाषा में इस बात को नहीं जानते। आपने देखा होगा कई बार क्या है, किसी को ज़्यादा बाथरूम आने लगता है और वो जाता रहता है और उसे मालूम भी नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये होता है कि पहले आप ऐसे नहीं थे, बाद में चेंज हुआ है। भाई ऐसा थोड़ी है कि मान के चलो आप बिल्कुल सही तरीके से रह रहे हैं, सही तरीके से आप बाथरूम वगैरह जा रहे हैं। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता सभी के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कई बार बाथरूम ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, वो जो बाथरूम ज़्यादा आने का जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाती है, समझ रहे हैं, तो हमारे मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका काम था मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। बहुत ध्यान से सुनिए, कितना बढ़िया सवाल एग्जाम में हो सकता है कि शरीर का कौन सा हार्मोन या किस हार्मोन के कौन सा हार्मोन शरीर में मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। आसान समझ रहे हैं, भले ही साइंस पढ़ी होगी, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भविष्य में। ठीक है, तो याद रखना ADH हार्मोन। अब इसका चूंकि मात्रा को नियंत्रित करना था, ध्यान से सुनिए, और जैसे ही इसकी कमी हुई तो मूत्र में क्या बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और इस वाले रोग को हम क्या कहते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, यानी कि जैसे नीचे डॉक्टर योगेंद्र तेवतिया हैं MBBS MD,
अगर उनसे हम जाकर कहेंगे तो वो इस लैंग्वेज में इस रोग को क्या कहेंगे, बार बार पेशाब जाना जो होता, मूत्र को जाना। तो हम तो कह देते हैं कि बार बार डॉक्टर साहब हमको क्या आ रहा है, बाथरूम आ रहा, लेकिन वो समझ जाएंगे कि हाँ इस रोग को डायूरेसिस कहा जाता है। तो आगे ये लिख लें सिर्फ हिंट पॉइंट में कि यह मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। बिल्कुल हिंट पॉइंट ही लिखते चलेंगे। यह मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। लिख लें, ये पूछा जाएगा एग्जाम में सीधा। इसलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसीलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि इसीलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। ये तो एग्जाम में सीधा बनेगा, ये तो सीधा फैक्ट है कि मूत्ररोधी हार्मोन किसको कहा जाता है, ADH हार्मोन। क्लियर। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पेपर सेट कैसे पूछेगा, पेपर सेट में मानव शरीर में किस हार्मोन की कमी होने पर मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसी सवाल को पूछेगा। तो क्या कहोगे आप, ADH हार्मोन। इसी सवाल को किस तरीके से, तीसरे तरीके से पूछेगा एग्जाम में कि मानव शरीर में किस हार्मोन की कमी से डायूरेसिस रोग होता है, तो ADH हार्मोन। तो आगे ये लिख लें, हमने अभी पढ़ा था कि इसकी कमी होने से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लिख लिया। और इस रोग को डाईयूरेसिस रोग कहा जाता है। लिख लें, इस रोग को डाईयूरेसिस रोग कहा जाता है। इस रोग को डाईयूरेसिस रोग कहा जाता है। ये सवाल कई बार RRB NTPC ग्रुप डी में भी पूछा गया कि डाईयूरेसिस क्या होता है। तो डायूरेसिस अब आप सीधे तरीके से बता सकते हो, जब मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को क्या कहा जाता है, डायूरेसिस। क्लियर। और डायूरेसिस किस हार्मोन की कमी से होता है, तो याद रखना ADH। क्लियर। और डायूरेसिस को हिंदी में मूत्रलता भी कहते हैं, ये बात याद रखने। तो इंग्लिश का शब्द है डायूरेसिस, मैंने लिखाई तो हिंदी में है, लेकिन इसको हिंदी में मूत्रलता भी कहा जाता है, याद रखना। कभी डायूरेसिस ही ढूंढो वहाँ पे, वो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मूत्रलता रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो याद रखना डायूरेसिस। इसके बाद दूसरा और लास्ट सवाल, टॉपिक पूरा फिनिश, यानी कि पीयूष ग्रंथि एकदम से फिनिश हो जाएगी। दूसरा लिख लें, हेडिंग डाल लें, ऑक्सीटोसिन, यानी कि पश्च ग्रंथि से निकलने वाला जो दूसरा हार्मोन है। एक तो ये हुआ और एक दूसरा कौन सा होगा वो देख लो बस। तो दूसरे का हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जरा इसके विषय में थोड़ा सा पहले जान लेंगे। पहले सिर्फ इसकी बात जान लेनी है और सिर्फ 1-1.5 लाइन में इसे लिख लेना और फिर ये फिनिश पॉइंट। ठीक है। देखिए ये वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये मैं क्लियर कर दूं, जो आप लोग देखते हैं जो गाय भैंसों के भी लगता है, ये वही हार्मोन है, ये मैं पहले स्पष्ट क्लियर कर दूं। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से भी पूछ सकता है, जैसे ऐसा कह के भी पूछ सकता है कि पशुओं को दूध निकालने के लिए लगाए जाने वाला हार्मोन कौन सा, तब भी आप कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि मोस्टली हमसे क्या सवाल बनेगा, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी से क्या सवाल होगा। तो याद रखना, पहले तो इसको दिमाग में एक बात याद रखो, ध्यान से सुन लेंगे सभी, कि ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, अरे ध्यान से सुन लें, ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से पहले स्टेप में, याद रखो। पीयूष ग्रंथि के भी अगर पूछे किस भाग से निकलता है तो पश्च पाली से निकलता है। इसका कार्य क्या है, प्रसव के दौरान, ये सवाल ही एग्जाम में पुट होगा, जो मेन पुटिंग है मैं उसे ही बता रहा हूँ। प्रसव के दौरान गर्भाशय के फैलने तथा सिकुड़ने के लिए अगर कोई हार्मोन उत्तरदायी होता है तो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। इसे जस्ट आगे लिखें, गर्भाशय प्रसव के दौरान, प्रसव यानी कि जब बच्चा होता है, क्लियर, लिख लें, प्रसव के दौरान
गर्भाशय के फैलने, प्रसव के दौरान गर्भाशय के फैलने तथा सिकुड़ने को प्रसव के दौरान गर्भाशय के फैलने तथा सिकुड़ने को ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। बस इतना लिख लो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। एक तो यही सवाल है, सीधा चमक रहा होगा ना भाई, आप लोगों को ये तो चमक रहा होगा कि ऐसा ही पूछा जाना है। वो ऐसा पूछेगा गर्भाशय को फैलाने और सिकुड़ने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटोसिन। और अभी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले ही एक बात और बताई थी, ये दूध के लिए भी उत्तरदायी है। तो आगे ये लिख लें, यह स्तनधारियों में दूध स्राव के लिए भी उत्तरदायी है। लिख लें, यह स्तनधारियों में दूध स्राव के लिए भी उत्तरदायी है। मेरे हिसाब से आप स्तनधारियों को समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं समझे हैं तो ध्यान दें ये क्या है। स्तनधारियों का मतलब होता है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं, इसके अंतर्गत गाय आती है, इसके अंतर्गत बिल्ली आती है, इसके अंतर्गत गिलहरी आती है, इसके अंतर्गत अगर बात करें चमगादड़ भी आती है। तो स्तनधारियों का मतलब वो होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, नवजात को, वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है मेमल्स। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। बस इतना अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना पीयूष ग्रंथि से, यानी कि शरीर की मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इतना मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।